Hello everyone, welcome to the class. Welcome to World Student Scope. My name is Amita गौर और आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नया चैप्टर आपके क्लास 8 हिस्ट्री का, which is when people rebel 1857 and after. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और हमारी इंडियन हिस्ट्री का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये कि 1857 जो है बेसिकली जिसको हमने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला, राइट? सो ये जो है कैसे हुआ हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड उसका आफ्टर मैथ, उसके बाद क्या होता है ना, किस तरीके से पहले लोगों ने शुरुआत करी, रिबेलियन स्प्रेड हुआ एंड किस तरह से 1857 की जो है ये एक मैसिव रिवोल्ट हुआ, राइट? तो सारा हम आज के चैप्टर में ये कवर करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन द क्लास. जैसे आप इमेज में देख सकते हो, Sepoys and peasants gather forces for the revolt that spread across the plains of North India in 1857. ये जो पूरा का पूरा रिवोल्ट था बेसिकली कंसंट्रेटेड था नॉर्थ इंडिया के रीजन में, राइट? ये हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी. सो शुरू करते हैं. पॉलिसीज एंड द पीपल. पिछले चैप्टर में जैसे हमने ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा था कि वो कितने ज़्यादा तंग हो चुके थे, बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल जो आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से. सो इस तरीके से जो अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग सेक्शंस के लोग हैं, वो सभी मिलकर परेशान थे. एक पॉइंट आया जिसपे कि सभी सोच रहे थे कि हाँ, एक रिवॉल्ट की ज़रूरत है सोसाइटी में एंड वही चीज़ें जो है आगे टर्न लेती हैं एंड ये 1857 का रिवोल्ट होता है. सो पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि किस तरह से पॉलिसीज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की रही और उन्होंने क्या क्या इफेक्ट्स डाले अलग अलग लोगों पे. राजा पे क्या इफेक्ट्स थे, रानियों पे, पेजेंट्स जो फार्मर्स थे, लैंडलॉर्ड्स पे, ट्राइबल्स पे, सोल्जर्स, इन सभी जो सेक्शन है, ये सारे सेक्शन ऑफ पीपल पे अलग अलग इफेक्ट हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज का, राइट? जैसे हमने सेटलमेंट सिस्टम पढ़े थे ना, परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवारी, महलवारी. तो हर तबके के लोग जो है सेटलमेंट से भी परेशान थे. जो जमींदार हैं वो भी परेशान थे, फार्मर्स भी परेशान थे कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस हो रहे हैं. जो लोकल किंग्स हैं, लोकल रूलर्स हैं, वो इसलिए परेशान थे कि हमारी पावर्स जा रही हैं. ट्राइबल्स परेशान थे, सोल्जर्स परेशान थे. सो हर तरीके के लोगों को अलग अलग इफेक्ट्स हो रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ की वजह से, right? And we have also seen how people resist policies and action that harm their interest or go against their sentiments, right? So लोग क्या है, रिजेंट करते हैं उन चीज़ों को जो कि उनके खिलाफ जा रहा है. सो ये टॉपिक है हमारा, नवाब्स लूज देयर पावर. सो किस तरीके से शुरुआत होती है, कहते हैं ना कि वाई ये 1857 का रिवोल्ट हुआ क्यों. इसको बहुत सारे फैक्टर्स ने मिलकर इस रिवोल्ट को जन्म दिया. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक छोटा सा कोई इवेंट हुआ हो और एक चिंगारी लगी और उसी से रिवोल्ट हो गया. बहुत सारे रीजंस थे, हर सेक्शन अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे एंड जब सभी इकट्ठे आकर रिवोल्ट करेंगे तब वो एक मैसिव रिवोल्ट बना, एक क्रांति बनी, जिसे हमने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला. सो पहला जो हमारा टॉपिक है, नवाब्स लूज देयर पावर. Since the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो है कहते हैं ना पैर जमा रही थी इंडिया में, पहले ट्रेड के पर्पज से आए थे, फिर टेरिटरी तक पहुंचने लगे, तो जो लोकल रूलर्स थे, जो लोकल नवाब्स थे, उनकी पावर धीरे धीरे जा रही थी, है ना. वो अपनी अथॉरिटी धीरे धीरे लूज कर रहे थे, राइट? जैसे हमने बंगाल के केस में देखा कि किस तरीके से बैटल हुआ, पहले पलासी, बक्सर, राइट? जो वहाँ पे नवाब्स थे उनको धीरे धीरे पहले पपेट नवाब बनाया एंड धीरे धीरे क्लाइव ने बाद में टेक ओवर कर लिया. सो इस तरीके से जो है नवाब्स और जो लोकल रूलर्स थे वो अपनी पावर खोते जा रहे थे धीरे धीरे. फिर एक और हमने जो देखा था कि पॉलिसी आई थी सब्सिडरी अलायंस की, राइट? उसमें क्या है कि हर एक जो लोकल रूलर था, वहाँ पे जो उनका राज्य था, वहाँ पे एक रेजिडेंट को बिठाया जाता था और जो कि उनके राज्य के डे टू डे पॉलिटिकल मैटर्स में, बाकी चीज़ों में इंटरफेरेंस जो है शुरू हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की. सो इस तरीके से जब उनके अपने हर रोज़ के जो मुद्दे हैं, हर रोज़ के पॉलिटिकल मैटर्स हैं, उसमें किसी बाहर वाले की इंटरफेरेंस होगा तो उनका अपना फ्रीडम धीरे धीरे लूज हो रहा था, राइट? उनके आर्म्ड फोर्सेस, हमने ये और एक पॉलिसी पढ़ी थी कि जो रेजिडेंट्स के साथ साथ ब्रिटिश अपनी आर्मी भी वहां पे रखने लगे थे कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, राइट? सो उनकी अपनी आर्म्ड फोर्सेस थी, रेजिडेंट्स अपॉइंट किए हुए थे. सो इस तरीके से धीरे धीरे फ्रीडम जा रही थी लोकल नवाब्स की.
सो रेजिडेंट्स जो है बहुत सारे कोर्ट्स में बैठने लगे, जो राजा जो किंगडम था उनके रोज के मामलों में दखल अंदाजी होने लगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने लगा, राजा की फ्रीडम कम होने लगी, राइट। एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेज जो है बहुत ही डिप्लोमेटिकली वे में ये टेरिटरी और रेवेन्यू उनसे लेने लगे, जिसमें बहुत सारी पॉलिसीज देखी, सब्सिडरी अलायंस की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखा कि धीरे धीरे किस तरीके से एक एक करके जो है राज्य एनेक्स किए जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। सो मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राइड टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। सो बहुत सारे जो रूलिंग फैमिलीज हैं उन्होंने नेगोशिएट करने की भी कोशिश करी कि हमारे ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट है तो आप इनको रिस्पेक्ट करो, पर ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ मानने वालों में से थी। उनको लग रहा था कि हम पावरफुल है तो हम इजीली एनेक्स कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है रानी लक्ष्मीबाई का। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जब आया कि अगर कोई ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निकाला उन्होंने कि अगर किसी किंगडम में नेचुरल आयर नहीं है, मतलब कोई मेल वंशज नहीं है, उनका अपना बेटा नहीं है, तो वो राज्य एनेक्स कर लिया जाएगा। सिमिलरली इसी नोट पे बहुत सारे उन्होंने किंगडम्स को एनेक्स किया। तो जब झांसी को एनेक्स किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने नेगोशिएट करने की कोशिश करी कंपनी से कि उनका जो अडॉप्टेड सन है उनको गद्दी मिल जाए उनके हस्बैंड की डेथ के बाद, राइट। बट कंपनी ने ये रूल नहीं माना और इसी तरीके से झांसी को एनेक्स करना चाहा। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है नाना साहिब का। नाना साहिब जो हैं वो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के। उन्होंने भी कंपनी से यही नेगोशिएट करने की कोशिश करी कि उनको भी उनके फादर की पेंशन मिल जाए। बट कंपनी, क्योंकि कंपनी को उस टाइम तक लग गया था कि हम सुपीरियर हैं, हम हर वॉर जीत सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग, उनकी मिलिट्री पावर्स इतनी ज़्यादा है, तो उन्होंने ये सारी नेगोशिएशंस को रूल आउट करके बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर दिया एंड वही किया जो वो चाहते थे। सिमिलरली सेम नोट पे अवध जो है उसको एनेक्स किया गया। 1801 में सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज किया गया अवध पे और 1856 में इट वाज टेकन ओवर। अवध को के साथ ऐसा बोला गया कि इसको हम यहाँ पे मिस गवर्नेंस है, मतलब अच्छे यहाँ पे रूलर्स नहीं, अच्छा राज्य नहीं हो रहा है, तो हम इसको एनेक्स कर रहे हैं। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड, राइट, एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। कि डलहौजी ने डिक्लेयर किया कि हम अवध को एनेक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर गवर्नेंस नहीं हो रहा है और हमारा रूल यहाँ पे आएगा तो यहाँ प्रॉपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन होगा, प्रॉपर चीज़ों की देखभाल होगी। अवध को इस तरीके से एनेक्स कर लिया। तो अवध के लोगों में भी गुस्सा था, अवध का जो नवाब है उसमें भी इस चीज़ का गुस्सा था, तो लोग रिजेंट कर रहे थे इन चीज़ों को। The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. जो कंपनी से पहले रूल किसका था? मुगल्स का था, राइट, मुगल एम्परर्स का था। औरंगजेब तक पावरफुल मुगल रूलर्स हुए, उसके बाद धीरे धीरे जो है वीक मुगल रूलर्स आए, पर तब भी लोग जो है ये चाहते थे कि मुगल रूलर्स ही मतलब वापस आ जाएं सत्ता में। धीरे धीरे कंपनी क्या चाह रही थी अब कि मुगल डायनेस्टी का एंड कर दिया जाए। किस तरीके से एंड कर दिया जाए, इसकी बहुत सारी टैक्टिक्स थी ना। अब अचानक से तो ऐसा है नहीं कि एक दिन उठेंगे और मुगल डायनेस्टी का एंड हो गया। बहुत सारी ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए गए। किस तरीके के स्टेप्स लिए गए? द नेम ऑफ मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। जो कॉइन्स चल रहे थे वहां उस जो कॉइन्स पे से क्या किया, मुगल किंग का नाम हटा दिया गया। अब इससे क्या है, लोग जब ये देखेंगे कि हमारे राजा का नाम हट गया है, इसका मतलब राजा की अथॉरिटी कम हो गई है, लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे। जैसे सपोज आज अगर आप प्रेजेंट डे इमेजिन करो, हमारे जो करेंसी नोट्स हैं अगर उस पे से हम गांधी जी की फोटो हटा दें सपोजिटली, तो क्या होगा, क्या इमेज परसीव करेंगे लोग। सिमिलरली उस टाइम पे यही हुआ कि जो मुगल राजा था उसका नाम हटा दिया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी अथॉरिटी कम हो गई है एंड कंपनी जो है सुपीरियर होती जा रही है। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस किया कि जब बहादुर शाह जफर, उस टाइम पे जो लास्ट मुगल रूलर था वो था बहादुर शाह जफर, राइट। तो 1849 में डलहौजी ने अनाउंस किया कि जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाएगी उसके बाद उसकी फैमिली को शिफ्ट कर दिया जाएगा रेड फोर्ट में, राइट, उसकी फैमिली को शिफ्ट कर दिया जाएगा रेड फोर्ट से दूसरी जगह पे। क्यों ऐसा किया जाएगा? क्योंकि इनिशियली जो सारे के सारे रूलर्स, इनका जो रहना था मेन
क्या था इनका, रेड फोर्ट था, राइट। कहाँ रहते थे, रेड फोर्ट में। तो अब ब्रिटिशर्स जो कंपनी है वो क्या चाह रही थी कि इनका रेजिडेंस जो है वो रेड फोर्ट से हटाकर हम किसी दूसरी जगह कर देंगे। इससे भी लोगों के मन में यही इमेज परसीव होगी कि अब जो है राजा की अथॉरिटी कम हो गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा सुपीरियर हो रही है। सो इस तरीके का ये दूसरा स्टेप लिया गया। Then 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग decided that बहादुर शाह जफर would be the last Mughal king and after his death none of his descendants would be recognized as kings, right? So वन बाय वन करके पॉलिसीज बना रहे थे। पहले उनके नाम हटा दिए, सेकेंडली ये बोला गया कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद जो है मुगल फैमिली को रेड फोर्ट न देकर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तीसरी उन्होंने जो चीज़ कही वो ये थी कि 1856 में जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट मुगल किंग होगा और उसकी डेथ के बाद उसके कोई भी वंशज जो है उनको राजा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। मतलब उनको सिर्फ एज प्रिंस बोला जाएगा कि राजकुमार हो गए, उनको राजा नहीं बनाया जाएगा। सो बहादुर शाह जफर को लास्ट मुगल किंग डिक्लेयर कर दिया। सो ये एक रीज़न था। हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन बाय सेक्शन रीजंस देखेंगे कि क्या क्या रीजंस थे जो फाइनली जिन्होंने लीड किया 1857 के रिवोल्ट को। सो पहला रीज़न हमने देखा कि धीरे धीरे नवाब्स जो हैं अपनी पावर लूज कर रहे थे, जो लोकल राजा हैं वो अपनी पावर लूज कर रहे थे, तो उनके मन में भी गुस्सा था, लोगों में भी गुस्सा था। तो पहला रीज़न जो ये था वो था लोकल रूलर्स और नवाब्स का अपनी पावर अथॉरिटी को खोना, राइट। दूसरा जो रीजन था वो था पेजेंट्स। हम अलग अलग सेक्शन को देख रहे हैं ना यहाँ पे। सो दूसरा जो सेक्शन है लोगों का वो था पेजेंट्स एंड सिपॉइज, राइट। फार्मर्स की क्या सिचुएशन थी और सिपॉइज जो सिपाही थे उनकी क्या सिचुएशन थी। So in the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. ये हमने पहले लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि जब सेटलमेंट सिस्टम लेकर आया गया था, जैसे चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, महलवारी हो, रियोतवारी सिस्टम हो, किसी भी तरीके का सेटलमेंट हो, बहुत हाई टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे फार्मर्स को। अब फार्मर बेचारा ऑलरेडी उसकी कमाई इतनी नहीं हो रही है तो टैक्स इतना ज़्यादा कहाँ से पे करे, तो वो भी फार्मर्स जो पूरे थे उनमें आक्रोश था इस चीज़ को लेकर। ज़मींदार्स भी परेशान थे। इनिशियली ज़मींदार्स को जो परमानेंट सेटलमेंट के दौरान बोला गया कि आपको हमें इतना रेवेन्यू कलेक्ट करके देना है। अब ज़मींदार्स कहाँ से उतना रेवेन्यू कलेक्ट करके दें, तो ये दोनों जो सेक्शंस हैं ये कहीं ना कहीं परेशान थे ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ को लेकर। So many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. अब कहते हैं ना कि खून पसीने की कमाई से आपकी एक ज़मीन है और उस ज़मीन को कोई ले जाए तो कैसा फील होगा। सेम जो हो रहा था उस टाइम पे पेजेंट्स के साथ हो रहा था कि उन्हें ज़बरदस्ती, एक तो जो मनी लेंडर है, जो साहूकार है, उनसे लोन लेना पड़ रहा है। अब इतनी कमाई हो नहीं रही है, उस पे से हाई टैक्स जो है कंपनी को पे करना पड़ रहा है, तो मनी लेंडर को क्या वापस करेंगे। जब लोन वापस नहीं कर पाएंगे तो उनकी ज़मीन ले ली जाएगी। खून पसीने की उनकी जो पहले से उनके चली आ रही है पूर्वजों की ज़मीन वो ले ली जाती थी। सो इस तरीके की जो पॉलिसीज़ थी इनका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था पेजेंट्स पे। चलो पेजेंट्स का समझ में आता है। सिपाहियों को क्या प्रॉब्लम थी, सिपाही के साथ जो है अलग लेवल की प्रॉब्लम थी। सो इंडियन सिपाहीज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजंस फॉर डिसकंटेंट। अब हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो सिपाहीज के लिए तो एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम्स थी। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। जिस तरीके कि उनको सर्विस की कंडीशंस थी, जो उनको पे दी जा रही थी, जो उनको अलाउंस मिल रहे थे, उनसे वो नाखुश थे। Also, some of the new rules moreover violated their religious sensibilities and belief. जो नए रूल्स कुछ बनाए गए कंपनी के द्वारा उससे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं इफेक्ट हो रहे थे। अब जैसे हम देखते हैं ना कि उस टाइम पे क्या हुआ कि जो बुलेट है, जो कार्ट्रिज है, उसको छिलना पड़ता था पहले, है ना। तो वो ऐसा उस टाइम पे अफवाह फैली कि जो है काऊ का फैट यूज़ किया इसमें ग्रीस करने के लिए, या पिग का फैट यूज़ किया ग्रीस करने के लिए। तो रिलीजन वाइज अगर देखें, जैसे हम गाय माता की पूजा करते हैं हिंदुइज्म में, तो ये उस टाइम रिलीजियस सेंटिमेंट से ये चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न था कि जो सिपाहीज थे वो काफ़ी परेशान थे इस चीज़ को लेकर, है ना। उनमें भी क्या था, रिजेंटमेंट था, वो अपनी पे को लेकर परेशान थे। ऊपर से ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, रिलीजियस बिलीव्स है, ये आड़े आ रहे थे। अब उस टाइम पे एक और चीज़ थी, ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी
कि जैसे उनको बर्मा भेज दिया जाता था। अब बर्मा कैसे भेजेंगे उनको, तो वाया सी भेजते थे, लैंड रूट से नहीं भेजते थे, सी के रूट से भेजते थे। तो अगर सी के रूट से बर्मा भेजते थे तो उस टाइम पे लोगों की ये मान्यता थी कि अगर आप सी को क्रॉस करके जा रहे हो तो आप अपना रिलीजन और कास्ट जो है वो लूज कर दोगे। सो इस तरीके की मान्यता थी उस टाइम पे। सॉरी। सो अगर मान लो आप सी रूट से जाओगे बर्मा तो आप अपना रिलीजन और कास्ट जो है वो लूज कर दोगे। सो 1854 में क्या हुआ, जब सिपाहीज को बोला गया कि आपको बर्मा जाना है बाय सी, सो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि हम लैंड रूट से चले जाएंगे बट हम सी रूट से नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम सी रूट से गए तो हमारा रिलीजन और कास्ट जो है वो हम लूज कर देंगे। So they were severely punished, and since the issue did not die down in 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. सो वो लोग जो नहीं जा रहे थे सी रूट से, जिन्होंने मना कर दिया जाने को, उन लोगों को ज़बरदस्ती पनिश किया गया। एंड 1856 में कंपनी ने एक नया कानून निकाला कि जो भी सिपाही के तौर पे भर्ती हो रहा है, मतलब जो भी कंपनी के आर्मी में भर्ती हो रहा है, उसको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि आपको ओवरसीज सर्व करना पड़ेगा इफ रिक्वायरमेंट इज देयर, राइट। सो सिपाहीज ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन कंट्री साइड। मान लो जो सिपाही हैं वहाँ पे, जो सिपाहीज हैं आर्मी में, तो उनकी फैमिली कहीं ना कहीं जो है रूरल बैकग्राउंड्स, गांव से बिलोंग करते थे वो भी। तो जो गांव में मान लो उनके पेरेंट्स के साथ या उनकी फैमिली के साथ जो हो रहा था, सो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर भी परेशान थे। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलाकर एक जो है पूरा का पूरा माहौल बना रिवोल्ट का। क्योंकि बहुत सारे सिपाहीज हैं जिनकी फैमिली, सपोज जिनकी फैमिली जो है वो फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो गांव में रह रहे हैं, तो वो देख रही थी कि गांव में किस तरीके से जो है टैक्सेस को लेकर परेशान है, मनी लेंडर्स लोन को लेकर परेशान है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को फील कर रहे थे। सो द एंगर ऑफ पेजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाहीज। तो इस तरीके से पेजेंट्स और सिपाहीज जो हैं इंटर रिलेटेड थे। तो ये पूरा हमने पेजेंट्स और सिपाहीज के क्या प्रॉब्लम्स थे वो पढ़ लिया, प्लस राजा नवाब्स की क्या प्रॉब्लम थे वो पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो है रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, राइट। कि ब्रिटिशर्स ने कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए। ब्रिटिशर्स को लगता था कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है और हम ही हैं जो वो रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं इंडियन सोसाइटी में। कुछ हालांकि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अच्छे कानून भी लेकर आए, जैसे लॉ पास किया गया सती की प्रैक्टिस को बैन करने के लिए। सती प्रैक्टिस क्या होती है कि सपोज जैसे किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो पहले ऐसा होता था, हिंदुइज्म में ये प्रैक्टिस थी कि जो पत्नी है, जो वाइफ है, उसको मतलब जिंदा जो है उसी के साथ जो है जलना होगा। कुछ जो है विलिंगली करते थे एंड कुछ को फोर्स किया जाता था। तो ये जो प्रैक्टिस थी सती की, इसको लेकर लॉ पास किया गया ब्रिटिश के द्वारा। तो ये अच्छी चीज़ थी कहीं ना कहीं। दूसरा ये अच्छा लॉ था कि ब्रिटिशर्स ने एनकरेज किया री मैरिज ऑफ विडोज। अब मान लो कोई 18-20 साल की लड़की है जिसकी शादी हुई एंड उसके पति की डेथ हो जाती है, तो उस लड़की के सामने तो पूरा उसकी लाइफ है, राइट। तो वो एंकरेज कर रहे थे कि री मैरिज करवाओ। लेकिन इस चीज़ को जो है हमारी इंडियन सोसाइटी थी उस टाइम पे, उन्होंने इस तरीके से लिया कि ये जो लॉज ब्रिटिशर्स पास कर रहे हैं कि सती को हटाओ, री मैरिज करो, तो ये तो हमारे बिलीव्स के अगेंस्ट है। तो वो परेशान थे, वो इस चीज़ को लेकर भी लड़ना चाह रहे थे। दूसरी चीज़ जो दूसरे लॉज पास किए उसमें से एक ये था कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। और आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। सो 1830 के बाद क्या है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे थे वो अपना फ्रीली आराम से काम कर पा रहे थे एंड उनको परमिशन थी कि आप लैंड और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। 1850 में एक नया लॉ पास हुआ कि अगर किसी को कन्वर्ट करना है, किसी दूसरे रिलीजन से किसी को कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में, तो वो काफ़ी इजी प्रोसेस हो गया। तो इस तरीके का लॉ भी पास किया गया ब्रिटिशर्स ने। हालांकि कुछ 2-3 लॉज ही थे जो अच्छे रिफॉर्म्स के सेंस में हम बात कर सकते हैं, बाकी जो उनकी इंटेंशंस थी वो तो प्योरली खराब ही थी।
सो 1850 में जो उन्होंने लॉ लाया कि कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी जो है अब ईजियर हो गया. So this law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. अब इनको प्रॉपर्टी इनहेरिट करना भी इजी हो जाएगा जिसने कि कन्वर्ट किया है क्रिश्चियनिटी में. सो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो इंडियंस थे, हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी, उनको ऐसा लगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. जो उनके ट्रेडिशनल तरीके हैं, तौर तरीके हैं, ट्रेडिशनल जो सोशल कस्टम्स हैं, जैसे सती कस्टम था, री मैरिज को बहुत बड़ा टैबू देखा जाता था. सो इंडियन सोसाइटी को क्या लगा कि ब्रिटिशर्स हमारे कल्चर का मतलब बिल्कुल विनाश कर देंगे, तहस नहस कर देंगे. सो देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस. हालांकि कुछ बहुत बड़े इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स भी हुए हैं जो इन सोशल प्रैक्टिसेस को चेंज करना चाहते थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय हुए, है ना. ये काफ़ी पक्ष में थे कि हाँ इन चीज़ों को हटाओ एंड अच्छी सोशल प्रैक्टिसेस लेकर आओ. सो बहुत सारे ऐसे इंडियन रिफॉर्मर्स भी हुए हैं, राइट. सो नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे, थ्रू द आईज ऑफ पीपल. ये टॉपिक क्या बताता है आपको बेसिकली कि लोग उस टाइम पे क्या सोच रहे थे, है ना, कि लोगों का क्या मानना था, लोग क्या इंटरप्रेट कर रहे थे चीज़ों को. सो टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, हम दो सोर्सेस को पढ़ने वाले हैं. जो पहला सोर्स आपकी बुक में दिया हुआ है वो है द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स. यहाँ पे माझा प्रवास एक बुक लिखी गई है विष्णु भट्ट गौडसे, जो कि एक ब्राह्मण थे, राइट, महाराष्ट्र से. इन्होंने एक बुक लिखी माझा प्रवास. प्रवास मतलब जाना, राइट, मोबिलिटी, आना जाना कहते हैं ना, कि मैं प्रवास पे था इतने दिन. सो वो लिखते हैं अपनी बुक में, वो और उनके अंकल जो हैं एक यज्ञ को अटेंड करने के लिए जा रहे थे जो कि मथुरा में होना था. तो वो रास्ते में प्रवास पे थे. तो विष्णु भट्ट कुछ सिपाहियों से मिले एंड who told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days. राइट. तो विष्णु भट्ट जो है बुक में लिखते हैं कि मुझे कुछ सिपाही मिले रास्ते में और उन्होंने हमें आगे जाने से मना किया. बोलते कि यहाँ एक बहुत बड़ा जो है रिवोल्ट होने वाला है 3 दिन में, तो आप अपनी जर्नी प्रोसीड ना करें. सिपाहियों ने कहा कि द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन ऑफ हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84 रूल्स एंड अनाउंस दीज इन अ गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग्स एंड प्रिंसेस इन कैलकाटा. कि इंग्लिश जो है उन्होंने बिल्कुल ठान लिए कि हम हिंदूज और मुस्लिम के रिलीजन को वाइप आउट कर देंगे. उन्होंने एक 84 रूल्स की एक लिस्ट बनाई है और उसको अनाउंस भी कर दिया. They said that the kings refused to accept these rules and warned the English of dire consequences and massive upheaval if these are implemented. तो उन्होंने बोला, सिपाही बता रहे हैं बेसिकली ये, तो फिर उन्होंने बोला कि राजा जो है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है इन रूल्स को एक्सेप्ट करने के लिए और इंग्लिश को वार्न भी किया है कि अगर आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हो तो एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होगा. सो बहुत सारे लोग जो हैं गुस्से में हैं. ऑल द बिग पीपल बिगैन मेकिंग प्लान्स. कि लोग जो बड़े बड़े लोग हैं मिल रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, डेट फिक्स कर रहे हैं, सीक्रेट्स में मीटिंग हो रही है, जो कैंटोनमेंट्स हैं उनसे लेटर्स भेजे जा रहे हैं डिफरेंट कैंटोनमेंट्स में. तो लोग जो है उनको कहीं ना कहीं आभास था इस चीज़ का. लोगों को ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल शांत बैठे थे, लोगों को कोई लेना देना नहीं है, लोगों को मतलब नहीं है. लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता था कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है, तो लोगों को अंदेशा था इस चीज़ का. जो सोर्स 2 है वो है एक अकाउंट सूबेदार सीताराम पांडे का. सूबेदार सीताराम पांडे जो हैं ब्रिटिश आर्मी में थे. इनको 1812 में रिक्रूट किया गया एज सिपाही और ये प्रमोट हुए टिल सूबेदार. तो सिपाही से ये सूबेदार रैंक तक प्रमोट हुए. इन्होंने इंग्लिश आर्मी को सर्व किया 48 ईयर्स के लिए और रिटायर हुए 1860 में. तो ये काफ़ी लॉयल रहे हैं ब्रिटिश आर्मी के प्रति. तो इन्होंने जब रिबेलियन हुआ तो इन्होंने ब्रिटिश की हेल्प करी रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए. और जब अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो इंडिया में रिबेलियन हो रहा था उस टाइम पे, तो ये ब्रिटिश आर्मी में थे, ये हमारे ही लोगों को सप्रेस कर रहे थे. तो ये आर्मी के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा लॉयल्टी रही. और उसी रिबेलियन में इनका अपना बेटा भी था जिसको कि मार दिया गया इनकी अपनी आंखों के सामने. पर तब भी ये आर्मी में सर्व कर रहे थे, तो ये आर्मी के प्रति लॉयल रहे. सो ये जो है एक मिक्स्ड इमोशंस थे उस टाइम पे. ये जो है कहते हैं कि लोग जो वहाँ पे राजा है वो अपनी गद्दी बचाना चाह रहे हैं, राइट. सो जो हमने विष्णु भट्ट गौडसे का एग्जाम्पल देखा यहाँ पे, इन्होंने एक जो है अलग एस्पेक्ट से बताया कि लोगों को इतना आभास था. जो सूबेदार सीताराम पांडे हैं इनका एक अलग जो है अलग लेवल पे
देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, राइट। तो इनका जो है इन्होंने अपनी अलग एक बुक लिखी 1861 में अवधि में, एंड इसको लेटर ट्रांसलेट भी किया गया। इनकी बुक का टाइटल था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। उसमें सारी अपनी जो है चीज़ें शेयर करते हैं, राइट। सो जैसे इनका एक लिखा हुआ है कि इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीजिंग ऑफ अवध fill the minds of सिपाहीज with distrust and led them to plot against the government, कि ये जो सिपाही हैं ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं। जो एजेंट्स हैं नवाब ऑफ अवध के एंड ऑल्सो ऑफ द किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ आर्मी। तो ये एक जो है नेगेटिव कॉनोटेशन बता रहा है और वहाँ पे एक पॉजिटिव कॉनोटेशन था। तो बेसिकली मिक्स्ड इमोशंस थे उस टाइम पे लोगों के, राइट। So they worked upon the feelings of sepoys, telling them how treacherously the foreigners had behaved towards their king. They invented 10,000 lies and promises to persuade the soldiers to mutiny and turn against their masters, the English, right? So इस तरीके से ये लिखते हैं कि ये जो है आर्मी को भड़काया जा रहा था। जो राजा लोग थे वो अपनी गद्दी जो है बेसिकली वापस लेना चाहते थे। गवर्नमेंट के साथ जो है डिस्ट्रस्ट हो रहा था यहाँ पे। सो इस तरीके से ये दो सोर्सेज हम पढ़ते हैं जो कि एक मिक्स्ड इमोशन शो करता है लोगों का। हालांकि लोगों को अंदेशा था इस चीज़ का कि कोई कुछ बड़ा इवेंट यहाँ पे होने वाला है, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिबेल सिपाहीज एट मीरठ अटैक ऑफिसर्स एंटर देयर होम्स एंड सेट फायर टू बिल्डिंग्स, कि बिल्कुल जो है मैसिव रिबेलियन हुआ था उस टाइम पे 57 में, एंड इसको हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, राइट। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है म्यूटिनी बिकम्स पॉपुलर रिबेलियन, कि म्यूटिनी जो है ये पॉपुलर रिबेलियन कैसे बना। म्यूटिनी क्या है यहाँ पे, व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी, है ना। म्यूटिनी बेसिकली एक छोटा सा हम कह सकते हैं ना कि बस थोड़ा गदर मचाना, बेसिकली छोटा कुछ विद्रोह। अब ये जो म्यूटिनी है ये एक बड़ा विद्रोह कैसे बनता है, बड़ा रिबेलियन कैसे बनता है, वो इस टॉपिक में हम समझेंगे। So though struggles between rulers and the ruled are not unusual, sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of state breaks down, है ना। कि किस तरीके से ये जो स्ट्रगल हुआ रूलर्स के बीच में एंड ये किस तरीके से एक पॉपुलर मूवमेंट बना, किस तरीके से पॉपुलर रिबेलियन बना, ये वो हम पढ़ने वाले हैं। So a very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. So बहुत जो एक बड़ा सेक्शन था इंडिया में, बहुत सारे लोग ये सोचने लगे कि हाँ हमारा एक कॉमन एनिमी है और हमें इकट्ठे खड़ा होना है उस एनिमी के सामने। So for such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. So ऐसी सिचुएशन के लिए ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी। जैसे हम देखते हैं ना कि एक कैंटोनमेंट से दूसरे कैंटोनमेंट पे लेटर पहुँचे, कम्युनिकेशन हुआ, इनिशिएटिव्स लिए ताकि चीज़ों को वर्कआउट किया जा सके। सो ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही थी इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857. सो आफ्टर 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857. सो May 1857 वो टाइम था जब जो है एक बहुत ही मैसिव, एक बहुत बड़े स्केल पे रिबेलियन स्टार्ट होता है कंपनी के खिलाफ, राइट। सो 1857 एक इम्पॉर्टेंट ईयर था, लैंडमार्क इवेंट है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, जहाँ पे इतना बड़ा सेक्शन, इतने सारे लोग एक साथ आए पहली बार एंड उन्होंने रिवोल्ट किया कंपनी के खिलाफ। Sepoy mutiny in several places beginning from Meerut and large number of people from different sections of society rose up in rebellion. So हम देखते हैं ना कि अलग अलग sections के लोग जो है परेशान थे। फार्मर्स परेशान थे, ट्राइबल्स परेशान थे, सिपाही परेशान थे, राजा परेशान थे, कॉमन मैन परेशान थे। सो हर तरीके के लोग परेशान थे और अलग अलग जगहों से इन्होंने रिवोल्ट की शुरुआत करी। जैसे सिपाही म्यूटनी हम देखते हैं अलग अलग जगह से शुरू हुई। Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. कुछ का कहना है कि सबसे बड़ी लड़ाई है आर्म्ड रेजिस्टेंस की, राइट। लोग बिल्कुल उस टाइम पे तने खड़े थे हथियार लेकर कि एनी हाउ वी हैव टू, देखिए हमें भेजना है इनको यहाँ से वापस, राइट। सो जैसे आप यहाँ पे देखो, ऑन द इवनिंग ऑफ 3rd July 1857 over 3,000 rebels came from Bareilly, crossed the river Jamuna, entered Delhi and attacked the British cavalry post.
राइट। द बैटल कंटिन्यूड ऑल थ्रू द नाइट। तो बरेली से जो है इकट्ठे 3000 लोग आ रहे हैं जुलाई में, मई में स्टार्ट हुआ ये रिबेलियन बेसिकली, मई जून जुलाई की ये बात है कि बरेली से 3000 लोग आए, रिवर पार करके दिल्ली में आए एंड बिल्कुल ब्रिटिश जो कैवलरी है उन पे अटैक करना शुरू किया। सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा रिवोल्ट जो है बहुत मैसिव आउटब्रेक था। और आप ये चीज समझ रहे हो ना कि हर तबके के लोग इसमें इन्वॉल्व थे क्योंकि हर सेक्शन परेशान था उस टाइम पे, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो किस तरीके से ये जो रिवोल्ट है मेरठ से दिल्ली पहुंचा। सो ऑन 8 अप्रैल 1857 अ यंग सोल्जर मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर। जो मंगल पांडे है 8 अप्रैल 1857 को, इन्होंने बेसिकली क्या हुआ, इनको बिल्कुल जो है फांसी पे लटका दिया गया था क्योंकि इन्होंने ऑफिसर्स को अटैक किया। ये एक सिपाही थे, है ना। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि सम सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मीरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रिज विच वाज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। तो जैसे हमने बात करी कि उस टाइम पे ये अफवाह फैली थी कि जो कार्ट्रिज है, जो बुलेट के ऊपर जो होता है कवर, उसको छिलना पड़ता है मुंह से, राइट। तो अब वो उसको अफवाह फैली कि ये काउ और पिग के फैट से ग्रीस्ड है। तो मंगल पांडे ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं ये नहीं करूंगा, राइट। एंड उसने अटैक किया अपने ऑफिसर्स पे। तो उसको हैंग टिल डेथ मतलब फांसी की सजा दे दी थी। कुछ दिनों बाद कुछ और सिपाही जो है उन्होंने भी रिफ्यूज किया, उन्होंने बोला कि हम ये नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरीके से एक के बाद एक लोग जो है इन्वॉल्व हो रहे थे। 85 सिपाही को डिसमिस कर दिया गया सर्विस से, उनको 10 साल की सजा दे दी कि आपने हमारे ऑफिसर्स के जो है डिसओबे किया है, राइट। So this happened on 9th May 1857. The response of other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. तो आप एक चीज देखो कि जब दूसरे जहाँ पे लोग सिपाही रह रहे हैं वो ये देखेंगे कि अरे यार उन सिपाहियों के साथ ऐसा हुआ तो कल को हमारे साथ भी तो ऐसा होगा। सो इस तरीके से जो सिपाही हैं वो जुड़ते चले गए एक साथ। सो 10 मई को सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन सिपाही। तो जिन 85 सिपाही को जेल की सजा दी थी 10 साल की, तो दूसरे जो सोल्जर्स हैं वो जेल में पहुंचे एंड उनको रिलीज कर दिया, राइट। तो अब सारे सोल्जर्स को रिलीज कर दिया वहां से और उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक शुरू हुए। दे कैप्चर्ड गन एंड एम्यूनिशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फिरंगीज। तो काफ़ी उन्होंने मैसिव जो है रूप धारण कर लिया, गन्स एम्यूनिशंस ले लिए, बिल्डिंग को आग लगा दी, है ना। वॉर जो है डिक्लेयर कर दिया फिरंगीज पे। फिरंगी बेसिकली उस टाइम पे फॉरेनर के लिए वर्ड यूज किया जाता था। The soldiers were determined to bring an end to their rule in country. तो soldiers बिल्कुल determined थे कि अब जो है इनका काम बिल्कुल खत्म करके रहेंगे। But who would rule the land instead? लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन जो ये भी था उस टाइम पे कि अगर ये लोग मान लो हम इनका बिल्कुल काम खत्म कर देंगे, ये लोग चले जाएंगे हमारे कंट्री से, तो अब इसके बाद रूलर कौन होगा। तो कंपनी से पहले कौन रूलर्स रूल कर रहे थे, मुगल्स रूल कर रहे थे। तो ऑब्वियस आंसर जो निकल कर आया कि अब रूल कौन करेगा, वो नाम था बहादुर शाह जफर का। क्यों? क्योंकि वो लास्ट मुगल एम्परर थे, राइट। The sepoys of Meerut rode all night of 10 May to reach Delhi in the early hours next morning. तो जो सिपाही थे उन्होंने ऑटोमेटिकली अपना जो रूलर है, अपना जो राजा है, अपना कहते हैं ना प्रतिनिधि, उसको चुन लिया इन द रूप ऑफ बहादुर शाह जफर। तो जैसे जैसे वो अराइव हो रहे थे, अलग अलग जगह स्प्रेड हो रहे थे, तो उनकी जो रिबेलियन की न्यूज़ थी वो हर जगह पहुंचती जा रही थी, है ना। जहाँ जहाँ पहुंच रहे थे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार रहे थे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन को सीज कर रहे थे, बिल्डिंग्स को आग लगा रहे थे। तो धीरे धीरे जो है ये वाइड स्प्रेड हो गया बिल्कुल। सो जो सोल्जर्स थे उसके बाद वो रेड फोर्ट के वहाँ जहाँ बहादुर शाह जफर रहते थे, जब बादशाह रहते थे, वहाँ पे मिलने आए सारे के सारे सोल्जर्स वहाँ पे गैदर हुए। इनिशियली जो एम्परर जो बहादुर शाह जफर है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहते थे कि हम ये चीज़ें जो है कंटिन्यू करें, लेकिन बाद में वो बहादुर शाह जफर मान जाते हैं। तो जो सोल्जर्स हैं उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया कि बहादुर शाह जफर ही हमारे लीडर बनेंगे, राइट। सो द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। तो वो उसने जो है डिमांड एक्सेप्ट कर ली।
बहादुर शाह जफर ने लेटर्स लिखे अलग अलग चीफ्स को, अलग अलग रूलर्स को कि आप सारे इकट्ठे आओ और हम ऑर्गेनाइजेशन एक बनाएंगे एंड इंडियन स्टेट जो है फाइट करेंगे ब्रिटिश के साथ। ये जो स्टेप लिया बहादुर शाह ने, इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हुए। अब मान लो एक राजा, जो ऑब्वियस राजा जो लोग देख रहे हैं कि हाँ यही हमारा राजा होगा, अब वो राजा इतने सारे रूलर्स को चिट्ठियाँ लिखेगा कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ एंड हम एक बड़ा स्टेप लेने वाले हैं और हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है फाइट करना है। सो इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हुए, राइट, एंड वो हम पढ़ेंगे अभी। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री, राइट। सो ब्रिटिशर्स से पहले जो है रूलर्स कौन थे? मुगल एम्परर्स थे। तो जो ऑब्वियस उनका रूलर आ रहा था वो सबके दिमाग में था कि हाँ बहादुर शाह जफर ही एम्परर है। Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. तो सारे जो छोटे रूलर्स थे, जो चीफ्स थे, वो सारे ये थे कि हाँ अगर मुगल अथॉरिटी फिर से रूल करती है तो हम भी क्या पता अपना रूल शांति से कर पाएंगे। The British had not expected this to happen. So इस तरीके से लोगों में रिजेंटमेंट की फीलिंग देके ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो खुश नहीं थे। वो सोचे थे कि अगर ये क्या हो रहा है ना, हम जो चाह रहे थे तो उससे उल्टा होता जा रहा है। So they thought the disturbance caused by the issue of cartridge would die down. उन्होंने सोचा कि ये जो इशू है धीरे धीरे दब जाएगा। लेकिन बहादुर शाह जफर का जो ये डिसीजन था टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली, क्योंकि बहादुर शाह जफर अब एक नेचुरल लीडर एमर्ज होकर आए, उन्होंने चिट्ठियाँ लिख दी रूलर्स को, तो इससे जो है ब्रिटिश काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल मतलब कहते हैं ना बहुत चक्का रह गए कि अरे यार ये क्या हो गया, हम तो जो सोच रहे थे उससे सिचुएशन जो है ड्रामेटिकली चेंज होती जा रही है। So often when people see an alternative possibility they feel inspired and enthusiastic. जब ऐसे कहते हैं ना कि सारे दरवाजे बंद हो गए और कोई एक दरवाज़ा खुला तो हमें कहते हैं ना उम्मीद की किरण दिखती है, तो इसी तरीके से लोग जो है इंस्पायर हो रहे थे कि हाँ अगर ये हमारे लिए ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी है तो शायद हमें ये चीज़ हम कर सकते हैं। एंड दे फेल्ट इंस्पायर्ड, सो इट गेव देम करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। तो इससे लोगों में और उम्मीद की किरणें बढ़ी और जोश आया। सो ये जो है हमने आपका चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर द क्लास।